स्टूडेंट्स, हम पैराबोला और हाइपरबोला के बारे में तो पहले से फैमिलियर हैं। यदि इन कर्व्स को हम लोग पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो ये कर्व्स जो हैं वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होती है। ऐसे में अगर इन कर्व्स पे अगर कोई पॉइंट है जिस पे कोई स्ट्रेट लाइन आकर के टच करती है तो स्ट्रेट लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। लेकिन क्या होगा जब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करके लेकर के जाएं? अब ये स्ट्रेट लाइन लगेगा कि इन्फिनिटी पर जाकर के इसे जाकर के टच कर रही है, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन अभी भी टेंजेंट कहा जाएगा या इसे कुछ और कहेंगे? सीखेंगे इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को पूरा, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक और इस कॉन्सेप्ट को सीखिए बेहतरीन तरीके से। तो ऐसे स्ट्रेट लाइंस जो किसी कर्व को इन्फिनिटी पर टच करते हुए प्रतीत होते हैं या लगता है कि ये इन्फिनिटी पर जाकर के कर्व को टच कर देगा, ऐसे कर्व्स को टेंजेंट न कह करके एसिम्प्टोट्स कहा जाता है। हम आज इस वीडियो में इसी एसिम्प्टोट्स के डेफिनेशन और इसको कैसे फाइंड किया जाता है ये सीखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और एसिम्प्टोट्स आपको समझ आ जाएगा, मेरी गारंटी है। सबसे पहले इसके डेफिनेशन पे बात करते हैं कि अ स्ट्रेट लाइन एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू विच अ टेंजेंट टू अ कर्व टेंस एज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेंड्स टू इंफिनिटी इज कॉल्ड एन एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोई अगर कर्व है अपने पास, ये सपोज करो एक कर्व है, इस कर्व पे कोई पॉइंट P है, इससे एक फाइनाइट डिस्टेंस पे अपने पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब इससे डिस्टेंस फाइनाइट है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइनाइट है। तो जैसे जैसे ये पॉइंट P इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, मतलब इस पॉइंट को मूव कराते हुए इंफिनिटी की तरफ टेंड करके लेके जाएंगे, P टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM will tends to 0। क्या मतलब हुआ? इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होने लगेगा, यानी इंफिनिटी पे 0 पे हो जाएगा, मतलब टच करने लगेगा। तो इंफिनिटी पे टच करेगा तब इस स्ट्रेट लाइन को कहा जाता है एसिम्प्टोट। अगर एक लाइन में याद करने वाला डेफिनेशन, समझने वाला डेफिनेशन अगर हम लोग समझे तो वो ये होता है कि किसी कर्व को इनफाइनाइट पे इंफिनिटी पे टच करने वाले टेंजेंट को एसिम्प्टोट कहा जाता है। नॉट एग्जैक्टली टेंजेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि उसी को हमने नाम दिया है एसिम्प्टोट का, लेकिन अपने समझ के लिए कि इनफाइनाइट पे किसी कर्व को अगर टच कर रहा है तो वो टेंजेंट हमारा एसिम्प्टोट बनेगा। अब होने को तो हमारे पास कई सारे एसिम्प्टोट्स होते हैं, वैरायटी ऑफ एसिम्प्टोट्स होते हैं। जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना हो हम लोग ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालेंगे। अलग से कुछ मेंशन रहेगा, लाइक पैरेलल एसिम्प्टोट निकालो, एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालो, वाई एक्सिस के पैरेलल निकालो। जब अलग से कुछ मेंशन होगा तब हम लोग कुछ निकालेंगे, अदरवाइज हम लोग ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालेंगे हर क्वेश्चन में, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। अब ये ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं? ऐसे एसिम्प्टोट्स जो कि ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल हो। क्या मतलब हुआ? लाइक ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस है, ये हमने सपोज कर लिया कि एफ एक्स वाई कर्व है हमारा, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक कर्व है, इस पे कोई पॉइंट P है और हमने ये लाइन लिया, दिस लाइन इज नीदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। हमने ये एक लाइन लिया जिसका इक्वेशन हमने सपोज कर लिया y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो जब ये pm डिस्टेंस है और यहां पर p को जब हम टेंड कराएं इंफिनिटी पर और ये pm 0 हो जाए, 0 की तरफ टेंड करने लगे, तो दिस लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी will become asymptote and moreover it is oblique asymptote बन जाएगा क्योंकि ये ना तो x एक्सिस के पैरेलल है ना ही y एक्सिस के पैरेलल है। अब ऐसे एसिम्प्टोट को निकाला कैसे जाता है? तो वर्किंग रूल टू फाइंड एसिम्प्टोट क्या होगा, क्या स्टेप्स होंगे?
तो सबसे पहला स्टेप जो होगा इसको फाइंड करने का, स्टेप 1, आपको जो भी कर्व का इक्वेशन गिवन रहेगा, जो भी कर्व का इक्वेशन गिवन रहेगा, उस कर्व के इक्वेशन में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपको रख देना है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रखने के बाद अब पूरा का पूरा, अब जैसे कर्व का इक्वेशन हमने सपोज किया था एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, अब यहां पर y की जगह पे हमने रख दिया एम एक्स प्लस सी, तो यहां भी x यहां भी x, मींस पूरा का पूरा कर्व का इक्वेशन x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इन्हें x के डिसेंडिंग पावर में यानी घटते हुए पावर में अरेंज करोगे। दूसरा स्टेप, डिसेंडिंग पावर्स में अरेंज कर दोगे। थर्ड स्टेप ये होगा, जो हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म होगा, सपोज करो यहां पर n डिग्री का हमको कर्व मिल रहा है, n डिग्री का कर्व होगा, तो उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, nth डिग्री वाला टर्म होगा हाईएस्ट। तो nth डिग्री और n-1 डिग्री, ये 2 डिग्री को पकड़ना है हमको। ध्यान से सुनिएगा, अगर सपोज n डिग्री का टर्म हमको मिल रहा है हाईएस्ट, तो हमको nth डिग्री वाले टर्म को पकड़ना है और उससे एक कम वाले डिग्री को टर्म को पकड़ना है, 2 टर्म को पकड़ना है और इनके कोएफिशिएंट्स को, मतलब x पावर n और x पावर n-1 के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है 0 के। 0 के इक्वल जैसे ही आप इसको इक्वेट करोगे, आपको m और c में 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे, 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे तो आपको m और c की वैल्यू मिल जाएगी। m और c की वैल्यूज मिलेंगी, एक्चुअली कई सारी वैल्यूज हमको यहां पर मिलने वाली। तो जब हमको ये वैल्यूज मिल जाएंगी तो इसके बाद तो फिर कुछ रहा ही नहीं। लास्ट स्टेप ये होगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि आपने यहीं पर मान लिया था कि यही हमारा एसिम्पटोट बनने वाला है। इस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m की और उसके करस्पॉन्डिंग c की वैल्यूज रखते जाएंगे और हमको डिफरेंट डिफरेंट एसिम्पटोट्स मिलते जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पर 6 स्टेप्स आपको देखने को लग रहे हैं, लेकिन जब एक बार आप इसका करोगे क्वेश्चन और इसको प्रैक्टिस करोगे तो बेहद सिंपल है और ये आपको नंबर दिलवा के जाएगा भैया, इसलिए अच्छे से समझ लो, ठीक है। ये पहला एग्जांपल हमारे स्क्रीन पे आया, ये 2009 में किसी एग्जाम में पूछा भी गया है, उसके बाद भी पूछा गया होगा, लेकिन 2009 में पूछा गया है। फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ दिस कर्व। ये कर्व आपको गिवन है, इसका आपको एसिम्पटोट निकालना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या था, हमारे पास कर्व क्या है, द कर्व है y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 7xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है पुटिंग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इन अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन में सबसे पहले आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रख देना। रखिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा एम एक्स प्लस सी का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एम एक्स प्लस सी माइनस 2x, जहां जहां y है वहां पे एम एक्स प्लस सी रख रहा हूं मैं, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 7x एम एक्स प्लस सी and 3y square is here, so 3 mx plus c का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर एंड आगे लिखें 2x स्क्वायर के बाद प्लस 2x प्लस 2 mx प्लस c
+1। इतना बड़ा इक्वेशन, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये इक्वेशन बड़ा देखने में लग सकता है, थोड़ा कैलकुलेटिव भी हो सकता है, लेकिन बहुत इजी यार। a+b का होल क्यूब आप सीखे हो क्लास 8th में, उसको ही तो यूज करना है, कहाँ इसमें बहुत भारी काम करना है। तो आइए इसको खोलते हैं, खोल के देखते हैं कि अपने को क्या मिलता है। mx+c का क्यूब जब खोलेंगे तो हमको मिलेगा m³ x³ +c³ +3m²x²c +3mxc², यही मिलेगा अपने को। a+b का होल क्यूब हमको खोलने आता है, खोल लेंगे ऐसे। फिर माइनस यहां पे खोलेंगे तो मिलेगा -mx³ -cx², ये मिलेगा। यहां तक आ गए। अब इसको खोलें अगर, तो यहां से मिलेगा हमको -2x, दिस इज m²x² +c² +2cmx, ये मिला। ये 2x³ ऐसे ही है एज इट इज। यहां से इसको खोले तो 7mx² होगा -7cx होगा। इसको भी खोलें तो +3m²x² +c² +2mxc इज हियर +2x²। इतना बड़ा इक्वेशन देख करके डरने का नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। सिंपली लिखते जाओ ना, जो होता जाए उसको लिखते जाओ। +2x एंड +2mx +2c +1 इज इक्वल टू 0। हमने फाइनली लिख लिया। अब हमारे स्टेप्स में क्या था कि हमको 2 ही डिग्री के टर्म को देखना है, जो हाईएस्ट डिग्री बने और उससे एक कम डिग्री के कोएफिशिएंट्स को देखना है। तो सिंपल बात यह है कि यहां पर हाईएस्ट डिग्री तो 3 डिग्री के टर्म्स है, तो x³ के जो टर्म है पहले उनको पकड़ो और एक साथ लिखने की कोशिश करो। x³ के टर्म, एक x³ का टर्म यहां पर है, 1 2, एंड यहां x का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां भी है 3, x³ यहां पर है 4, और कहीं भी नहीं है। तो 4 टर्म है अपने पास, लिख लो पहले 4 टर्म इन्हें। यहां m³ है, लिखो m³, देन -m -m, एंड यहां -2m² -2m² एंड +2 +2। ठीक है, यही है अपने पास x³ का। एंड x² का भी एक टर्म और देख लेते हैं, बाकी टर्म्स को देखने की जरूरत ही क्या, प्लस करके डॉट डॉट करके लिख दो ना। x² के टर्म यहां पर है, एक यहां पर है x² का टर्म, 1 2, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 2x का मल्टीप्लाई होगा इससे, 2x² आएगा, 3 4 5 6, 6 टर्म्स हैं x² के। ध्यान से लिखेंगे, पहले यहां x² का 3cm² है, लिखते हैं +3cm²। फिर क्या है अपने पास, यहां पे -c है, -c लिख लो भैया, -c, एंड और क्या अपने पास, यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x² आ रहा है, तो -2cm है, लिख दो -2cm। ध्यान से लिखना टर्म्स को, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ काम खत्म हो जाएगा। और यहां पर है -7m, लिख दो -7m, और यहां पर है 3m², 3m²,
3m² लिख दो, और क्या है, +2 है, खत्म हो गया, +2 है। सारे टर्म्स देख लेना एक बार, प्लस का 2 एंड x² प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख दो। बस इतना ही काम करना था। अब हमें हाईएस्ट कोएफिशिएंट्स दोनों मिल चुके हैं, इनके कोएफिशिएंट्स को अपने 0 रखो। m² m³ -2m² -m +2 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, एंड 3cm² -c -2cm -7m +3m² +2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन। दो इक्वेशंस अपने पास आ गए, तो इन दोनों इक्वेशंस के बाद इनको सॉल्व करो। पहले इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 m² अगर कॉमन ले तो दिस इज m-2, और यहां से -1 अगर कॉमन ले तो m-2 इज इक्वल टू 0। सो m² -1 m-2 इज इक्वल टू 0। यहां से m की वैल्यूज आई 1 -1 एंड 2, ये अपने पास m की वैल्यूज आ गई। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, केवल c की। इसका मतलब ये है कि यहां दूसरे इक्वेशन से हमको c की वैल्यू मिल जाएगी। तो आओ देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, दूसरे इक्वेशन में देखें तो यहां c है, यहां c है और यहां c है, इन तीनों में c है, तो इसमें से c कॉमन ले लो। c कॉमन लिया तो बचा 3m² -2m -1, यहां बचा, और इन सबको भेज दो, ये सारे टर्म जो बिना c वाले हैं इनको इधर भेज दो। ये हो जाएगा -3m² +7m -2, और यहां से c की वैल्यू निकाले अगर तो -3m² +7m -2 बाई 3m² -2m -1, ये c की वैल्यू आ गई m के टर्म में। अब m की वैल्यू बारी बारी इसमें रखो और c की वैल्यू मिलती जाएगी। तो पहले c इज इक्वल टू, ये 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे तो -3 +7 -2 आएगा, तो दिस विल बिकम -3 एंड -2 -5, 7 -5 इज 2 बाय, यहां रखें 3 -3 इज 0, समथिंग फिश इज देयर। देखते हैं फिर से c वाली वैल्यू। तो अपने से c की वैल्यू मतलब इक्वेशन 2 लिखने में अपने से कोई फॉल्ट आया, तभी यहाँ पर 1 रखने पे 0 हो रहा है। तो देखते हैं कि x² का कोएफिशिएंट हमने सही लिया है या नहीं लिया है। पहला लिया हुआ है 3cm², 3cm² x² का 3cm² यहां से लिया हुआ है। दूसरा होगा x² के लिए -c लिखा हमने, यस -c लिखा हुआ है। देन तीसरा होगा 2 दूनी के 4cm, और हमने लिखा है 2cm, ओके ये 4cm है, 4cm है। एंड आगे देखते हैं, यहां पर है -7m, हमने लिखा है -7m, करेक्ट है। फिर है 3m² +3m², हमने क्या लिखा है +3m², करेक्ट है। एंड देन क्या है, 3m² के बाद +2 है, तो +2 हमने लिखा। तो मतलब ये एक मिस्टेक हुई थी जो हमने फाइंड आउट कर ली होपफुली। सो दिस इज 4cm। अब यहां से c कॉमन लेंगे जब, तो 4m आएगा यहाँ पे, ये अपने पास 4m है और ये -1 है, ठीक है, वेरी गुड, ये 4m। तो अब यहाँ 1 रखेंगे तो ये तो 2 आने वाला, यहां पर रखो m, तो ये आएगा -2, देखो 3 -4 एंड -1, -5 -3 इज -2। सो c की पहली वैल्यू आई जो -1 आई, 1 रखा m की वैल्यू तो -1 आई। अगेन -1 रखो यहाँ पे, -1 जब रखेंगे तो ये तो स्क्वायर हुआ, तो ये तो -3 रहा, लेकिन जब यहाँ पे रखेंगे तो ये -7 बन जाएगा एंड -2। यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये तो 3 ही रहा, यहाँ पे रखेंगे तो ये +4 बन जाएगा एंड -1। इसको सॉल्व करो, -3 -7 -9 -10 -12, -12 is divided by 3 4 7 -1 is 6 is equal to
-12/6 आया, मतलब सी की वैल्यू आई -2। सी की वैल्यू, दूसरी वैल्यू m इज इक्वल टू -1 के लिए -2 आया, 1 के लिए -1 आया। और आगे देखते हैं लास्ट वैल्यू पे क्या आता है। c इज इक्वल टू 2 रखें तब क्या होगा, m इज इक्वल टू 2 रखें तब c की वैल्यू क्या होगा। यहां पे 2 रखेंगे, 2 दूनी के 4 तें 12, 2 सते 14 एंड -2 इज हियर बाई 2 दूनी 4 तें 12, 2 चौक के 8 -1। अब ये -12 -2 इज -14 +14, इट इज 0 बाई 12 में से 8 गया, 4 में से 1 गया 3। सो फाइनली सी की वैल्यू आई 0। मतलब 3m के लिए 3c की वैल्यूज अपने पास आ चुकी हैं। अब जब m और c की वैल्यूज आ चुकी हैं तो एसिम्प्टोट्स अपने पास आ चुके हैं। मतलब एसिम्प्टोट्स क्या होंगे, सिंपली एसिम्प्टोट का इक्वेशन हमने रखा था y इज इक्वल टू mx प्लस c, हमने ये लिया था। तो हमारे पास 3 एसिम्प्टोट्स बनेंगे, m और c के 3 वैल्यूज हमको मिले हैं। m इज इक्वल टू 1 पे c इज इक्वल टू -1 था, m इज इक्वल टू -1 पे c इज इक्वल टू -2 था, यही था ना, -2 था। एंड m इज इक्वल टू 2 पे c इज इक्वल टू 0 था। इसके करस्पॉन्डिंग मतलब ये वैल्यूज अगर इसमें रखें तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू x -1, ये पहला एसिम्प्टोट बनेगा। इसको रखे अगर तो y इज इक्वल टू -x -2, ये बन जाएगा। और इसको रखें अगर इसमें तो यहां से जो हमारा एसिम्प्टोट बनेगा वो बनेगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 0। मतलब ये 3 एसिम्प्टोट्स अपने पास आ गए। तो भले ही देखने में ये बहुत बड़ा लग सकता है लेकिन ये बहुत इजी है। दिस इज द इजी थिंग। हाँ, एक चीज मैं बताऊंगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। यहां पर देखो, एक भी कोएफिशिएंट अगर आपने छोड़ा तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं अगली वीडियो में एसिम्प्टोट को ऐसे फाइंड करना बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड। अगर अभी तक आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी जरूरत पूरी हो सके। मैं हायर एजुकेशन में इतना काम करना चाहता हूं कि किसी बच्चे को किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत कभी भी ना पड़े। तो इसमें मेरा सपोर्ट आपको करना होगा। आपका सपोर्ट बस इतना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली, अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड नहीं अच्छा लगता है तो आप मत करिए, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो आप मेरा भी सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इस कॉम्प्लिकेटेड मेथड को मैं बनाऊंगा आसान। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।